अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। 1945 की बात है। मेरा तबादला अमृतसर से अटारी के इलाके में हुआ था। मेरे यहाँ क़याम के दौरान एक ऐसी वारदात हुई थी जो मुझे आज भी याद है। मेरे थाने के करीबी गांव बिरज में, मुझे यही नाम याद आता है। कत्ल की वारदात हुई जमींदार गुरु बख्शन सिंह की हवेली की दीवार के अंदर की तरफ। उसके सोए हुए 2 बेटे कत्ल कर दिए गए थे। खंजरों से उन पर हमला किया गया था। इत्तला मिलने पर मैं मौके वारदात पर पहुंचा तो लाशों के गिर्द घरवाले चीखें मार रहे थे। लाशों को गले से लेकर छातियों के दरमियान तक जख्म की गहरी लकीर खिंची हुई थी। कातिल ने बहुत ही वहशत से काम लिया था। गुरु बख्शन सिंह बड़ा पहुंच वाला सिख था। जैसा कि देहाती इलाकों में कहा जाता है कि फलां आदमी को तहसील जाने पर कुर्सी पेश की जाती है, यानी अफसर इसकी कदर करते हैं। इसी तरह गुरु बख्शन सिंह भी अफसरों से यारियां रखने वाला आदमी था। जिस वक्त मैं लाशों का मुआयना कर रहा था वो बड़े हौसले के साथ अपनी रिश्तेदार औरतों को संभाल रहा था। उसकी पगड़ी खुलकर गले में पड़ी थी, आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं। अंदर से तो उसका कलेजा फट गया होगा, पर ऊपर से वो बर्दाश्त वाला आदमी नजर आ रहा था। जैसा कि मैंने कहा है कि गुरु गोरबख्श सिंह अफसरों से याद अल्लाह रखने वाला आदमी था, और इस इलाके में आने के चंद ही दिनों बाद मुझे उसके शजरे का पता बता दिया गया था, पर इसमें जागीरदारों वाली रवायती किस्म की अकड़ नहीं थी। मैं मौका वारदात पर पहुंचा तो उसने अपनी औरतों को वहां से हटा दिया और खुद जमीन पर ही बैठ गया। उसके हाथ एक लड़के की चरपाई के पायों पर रखे हुए थे और गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी। मुझे इस पर बहुत तरस आया। उसके कंधे पर हाथ रखकर मैंने उसके साथ अफसोस किया तो वो धाड़े मारने लगा। मैंने उसे बगल में हाथ देकर उठाया और कुछ फासले पर बिछी हुई चरपाई तक ले गया। फौरी काम तो लाशों का पोस्टमार्टम कराना था। गोरबख्शन सिंह ने कोरा जवाब दे दिया, खान साहब बिना शक कुछ न करो, मैं तो मर मुक गया ना। वो इस इलाके की ठेठ पंजाबी में कहने लगा, आपा खुद ही देख लेवांगे। वारिस राजी ना हो तो मैं कभी पोस्टमार्टम पर इसरार नहीं करता। मगर ये दोहरा कत्ल था, कार्रवाई ज़रूरी थी, बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैंने तो अपनी तफ्तीश करना थी। मैं थोड़ी देर लाशों का मुआयना करके और नक्शा बनवाकर वहाँ से निकल आया। पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ के अंग्रेज़ पुलिस अफसर कत्ल की वारदात और डाके की वारदात पर बहुत सख्त नज़र रखते थे। आजकल हर तरह का असरा मिल जाता है, उस ज़माने में ऐसा नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा कारतूसी राइफलें लोगों के पास हुआ करती थीं। चाकू, खंजर, छुरी और डांग, यही हथियार कत्ल डाके में साथ होते थे। देही इलाकों में चोरी चकारी, पानी की तकसीम पर लड़ाई होती और लाशें गिरती थीं। जमींदार करने वाले सिख भूतर बन जाते थे तो दोहरे तहरे कत्ल हो जाते थे। मेलों पर शराब पीकर केस खोलकर नाचना, खरमस्ती और दंगा फसाद होता था। सिख नौजवान लड़कियां उठाने में कसर नहीं छोड़ते थे। इसे मर्दानगी और मुंडे के जवान होने का निशान समझा जाता था। जिस घर का नौजवान सिख लड़की निकाल कर लाता उसे घर वाले लान तान नहीं करते थे, बल्कि गबरू होने पर फख्र करने लग जाते। दूसरा घराना लाश गिराने की तैयारियों में लग जाता। पंचायती फैसले वक्ती तौर पर काम आते थे। दिलों की नफरत रोज़ बरोज़ बढ़ती रहती थी। गोरबख्श सिंह के घर से थाने वापसी पर मैंने बैठकर इत्मीनान से सोचना शुरू कर दिया। गोरबख्श सिंह एक बावकार सिख था, अच्छे घर बार वाला। सर पर सफ़ेद पगड़ी होती, हालांकि ज़्यादातर सिख काली पगड़ियाँ बांधते थे। इस तरह इसकी नफीस तबीयत जाहिर होती थी। इसका किसी से झगड़ा था भी तो उसका चर्चा नहीं था। सफ़ेद पग, खूबसूरत तनी हुई सफ़ेद मूछें, सुर्ख चेहरा, फुर्तीला और थोड़ा सा भारी जिस्म, लंबा कद, पाटदार आवाज़, एक बारोब आदमी था। 3 लड़के थे जिनमें से 2 तो कत्ल हो गए थे और एक बाकी था। रघुबीर सिंह भी कदकाठ मर्दाना रोब वाला बावकार 30-35 साला नौजवान था। मुझे इस थाने में आए 1 साल हो चला था और मैंने इलाके में काफ़ी जान पहचान हासिल कर ली थी। बिलाल शाह मेरे साथ ही था। बीवी बच्चे उसके अमृतसर में ही थे और वह इनसे मिलकर आ जाता था। मैंने अपने मुखबिर बुलाए। इस दौरान में एक मुखबिर जो दूसरों से ज़्यादा होशियार दिखाई देता था, उसने मुझे गोरबख्श सिंह के घर के बारे में बताया। ये कमीन सिख था।
जो गौरबख्श की जमीनों पर फसलों की कटाई भी करता था और घर के कामकाज के लिए भी हवेली जाता रहता था। उसने बताया कि गौरबख्श सिंह है तो कड़वे मिजाज का आदमी, पर उसने कभी किसी के साथ जबरो ज्यादती नहीं की। अलबत्ता उसका बड़ा बेटा रघुवीर सिंह तबीयत का सख्त और उल्टे सीधे काम भी कर लेता था। मज़ारों को बेतरक मारता था और अपने जवान मर्द होने का सबूत भी देता रहता था। इन्हीं दिनों गांव की एक लड़की बलवंत कौर के साथ लंबे याराने के बाद उसे छोड़ दिया था। बलवंत कौर जब उसके हाथ चढ़ी थी तो दिलबर सिंह सद्दू की मंगेतर थी। दिलबर सिंह 4 साल हुए घर से गायब था। जब बलवंत कौर और रघुवीर के ताल्लुकात छुपे न रहे तो दिलबर सिंह घर से गायब हो गया। पता नहीं इसे मंगेतर के जमींदार के बेटे के साथ ताल्लुकात पर दुख हुआ था या वो बर्दाश्त न कर सका, क्योंकि गौरबख्श सिंह के घराने से टक्कर लेना आसान न था। इसलिए ये बेइज्जती बर्दाश्त न करते हुए दिलबर इलाका ही छोड़ गया। रघुवीर जैसे जमींदारों के लड़के तो शादियों के चक्कर में ही नहीं पड़ते। इन्हें शादियों के बगैर ही लड़कियां मिल जाती हैं तो वो बदकारी के आदी हो जाते हैं। बलवंत इसके दिल से उतर गई तो दिलबर का मामू भी उस वक्त गबरू जवान हुआ करता था, तबीयत का उखड़ता और हदछुट भी था। अपने भांजे की ये ख्वारी और जिल्लत इससे बर्दाश्त न हुई। इसने रघुवीर सिंह को एक दिन मौका पाकर घेर लिया, कृपान निकालकर रघुवीर पर हमला कर दिया। रघुवीर भी आपने देख ही लिया है कि वो भी तगड़ा आदमी है। उसने अपने साथ आने वाले बदमाश किस्म के कामियों को हाथ उठाकर हमले से रोक दिया और अपने नेफे में उड़सा हुआ चाकू निकालकर हमलावर को वहीं ख़त्म कर डाला। आपसे पहले यहाँ के थाना इंचार्ज रघुवीर के दोस्त थे। एक तो पुलिस का दबदबा, दूसरे गौरबख्श सिंह की इलाके में टोर। इस मामले पर मट्टी डाल दी गई, सारे इलाके को कान हो गए। अब तो गौरबख्श सिंह के घराने की इज्जत एक और वजह से भी होने लगी। रघुवीर सिंह शरीफ बाप का बेटा होते हुए भी दहशत की अलामत बन गया था। दिलबर सिंह को गायब हुए 4 बरस हो गए हैं। रघुवीर की दिलचस्पी कम हुई तो बलवंत कौर को भी होश आ गया और फिर वो दिन और आज का दिन इसे किसी ने नहीं देखा। गांव वाले सारे ये बात जानते हैं पर किसी को कहने का हौसला नहीं होता। मैंने इस मुखबिर से कहा कि वो इर्द गिर्द नजर रखे और ये मालूम करे कि इस कत्ल में दिलबर सिंह का कोई हाथ है या नहीं। मुखबिर को फारिग करके मैं एक बार फिर गौरबख्श की हवेली चला गया। जिस जगह चारपाइयों पर लाशें पड़ी थी वह जमीन पर खून के छींटे थे। हवेली की बाहर वाली दीवार पक्की जरूर थी, लेकिन इस पर गिर्द की मोटी तह जम चुकी थी। इस पर 2 जगह 7-7 पैरों की रगड़ के निशान थे। फिर भी इनमें इतना फासला जरूर था कि दोनों एक आदमी के पैरों के निशान नहीं हो सकते थे। मेरा अंदाजा था कि हवेली के अंदर एक नहीं 2 आदमी उतरे थे। इन दोनों में से एक ने या फिर दोनों ने अलग अलग कत्ल किया था। इनकी वापसी भी इसी तरीके से हुई थी। मैंने गौरबख्श सिंह से चंद सवाल किए और इसके बेटे रघुवीर सिंह से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। गौरबख्श ने एक नौकर को इशारा किया जो थोड़ी देर बाद रघुवीर को बुला लाया। रघुवीर ने अंदर आकर मुझे एक नज़र देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर वो गजब का एक्टर था। एकदम मेरी तरफ बड़े प्यार से झुका, यूं जाहिर किया कि इसे भाइयों के कत्ल का बड़ा दुख है और मेरी मदद पर ही भरोसा कर रहा है। उसने मेरे घुटने छुए, चाहे मैंने इसे आधे झुके हुए को ही कंधे से पकड़ लिया। मेरी ही उम्र का जवान था। मुझे शर्म महसूस हुई। रघुवीर मेरे गले लग गया। उसका बाप अपने कुर्ते के एक कोने से आंखें साफ कर रहा था। रघुवीर ने मेरे कान से अपना मुंह लगाते हुए सरगोशी की। इंस्पेक्टर खान, मैं कल खुद थाने आकर बात करूंगा। इस वक्त खामोशी रहो तो बेहतर है। मैंने एक झटके से इसे खुद से हटाया और इसके बाजुओं पर दोनों हाथ रखे रखे इसकी आंखों में बड़ी सख्ती से देखा। जब भी इस तरह की बात मैंने जिस मुंह से सुनी थी वो मुंह मेरे मुक्कों की वजह से शनाख्त के काबिल नहीं रहता था, मगर मैंने पता नहीं क्यों इस नौजवान का लिहाज किया। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि वो बड़ा गजब का एक्टर था। एकदम उसके चेहरे पर यतीमी बरसने लगी। उसने फौरन मेरा हाथ पकड़कर दबाया। मैंने उसके साथ ताज़ियती रस्मी जुमले बोले और थाने वापस आ गया। मुझे इसकी थाने आमद का शिद्दत से इंतज़ार था। मेरी तबीयत सख्त उलझी हुई थी। मैंने इस मुखबिर को बुलवाया जो मुझे गौरबख्श के इस बेटे की कहानी सुना चुका था। इस दौरान मुहर्रिर एक अधेड़ उम्र आदमी को अपने कमरे से निकालकर मेरी तरफ लाया। मुहर्रिर के हाथ में एक बटवा था। मेरे पास आकर उसने सलाम किया और बताया कि ये जेब कुतरा टांगों वाले अड्डे से कल पकड़ा गया है। पहले किसी आदमी की जेब को रगड़ चुका था और अब एक दूसरे आदमी को सलाइयां फेरने लगा था कि मालिक ने पकड़कर इसे पुलिस के सिपाही के हवाले कर दिया, जो इसे थाने ले आया।
रात मैंने हवालात में रखा था। ये जेब तराश खासा पुराना मालूम होता था। उसने इस काम में उम्र लगाई हुई थी। जेब तराशों की दुनिया बड़ी दिलचस्प है। क़याम पाकिस्तान से कब्ल के बड़े फनकारों का पेशा था। वो लोग इस काम के इतने माहिर थे कि आदमी को देखकर अंदाज़ा लगा लेते थे कि इसके पास कितनी रकम है। जेब कतरा शिकार का पीछा शुरू कर देता था और शिकार होशियार होता तो नाकाम रहने वाला जेब कतरा इसे अपनी हुदूद से बाहर निकलता देखकर इसे दूसरे जेब कतरे के हाथ फरोख्त कर देता था, जो इसे अपनी हुदूद के अंदर शिकार कर लेता था। लक्कड़ लगाना, ब्लेड से बटवा और बेग की सफाई करना होता है। जेब कतरे अपने हाथों की उंगलियों को सलाइयाँ कहते हैं। इन लोगों का दावा है कि इनके हाथों से कोई जेब महफूज नहीं होती। कमीज की सीने वाली जेब, खीसा, कोट के अंदर की दाएं तरफ वाली जेब इनके लिए बहुत आसान हदफ होती हैं। जिन आदमियों के कंधों पर पटका इस तरह रखा हुआ हो कि कुर्ते की ऊपर वाली जेब ढकी हुई हो, वो भी आसानी से जेब कटवा लेते हैं। जिस आदमी ने चादर ओढ़ी हो वो भी आसान शिकार होता है। जिस आदमी ने रकम सलूके में डाली हो और कमीज पहनी हुई हो और कमीज का पिछला हिस्सा नीचे लेकर बैठा हो तो इसकी सलूके की जेब में हाथ डालना मुश्किल होता है। बाज़ उस्ताद तो नोट निकालने के बाद कागज भी शिकार की जेब में रख देते हैं कि अगर सफर के दौरान जेब टटोले तो उसे एहसास ही न हो कि जेब कट चुकी है। सलूके की जेब में पैसे रखकर ऊपर से कमीज पहनने और उसका पिछला हिस्सा नीचे लेकर बैठने वाले मुसाफिर से कहते हैं कि मियाँ जी ज़रा शीशा खोल दें, या इसके पाँव के पास पैसे गिरा देते हैं और कहते हैं कि ज़रा उठें, मैं पैसे आपके पास से उठा लूँ। जब मुसाफिर ज़रा सा उठता है तो इसकी कमीज पीछे से निकाल देते हैं और फिर इसके सलूके तक ब्लेड ले जाना आसान हो जाता है। आमतौर पर ये भीड़ वाली जगहों में काम करते हैं जहाँ लोग जल्दी या रश की वजह से बौखलाए हुए होते हैं। मैं आपको जेब कतरों की बातें सुनाने लग गया हूँ। मुहर्रिर जिस जेब कतरे को पकड़कर मेरे पास लाया उसके पास बटुए में कुछ नोट और लड़की की एक तस्वीर भी थी। मैं इसे उलट पलट कर देख ही रहा था कि जिस मुखबिर को बुलवाया था वो आ गया। मेरे हाथों में तस्वीर देखकर वो चौंक गया। जनाब, ये तस्वीर तो बलवंदर कौर की है। उसने बस इतना ही कहा और मेरी तरफ देखने लगा। मेरे जहन में जैसे घंटी सी बज गई। मैंने जेब कतरे को घूरा। ओए, तूने जिस आदमी की जेब से ये बटुआ उड़ाया है इसका ज़रा हुलिया तो बता, और वो कहाँ था? जेब कतरे ने पता नहीं मेरी इस बात का क्या मतलब लिया था। शायद उसने सोचा होगा कि जेब कटवाने वाला मेरा यार दोस्त या अजीज होगा। वो मेरे पैरों पर गिर गया। जनाब, माफ़ कर दें, गलती हो गई, मुझे तो पता ही नहीं था कि। मैंने उठकर उसे परे धकेला। अगर ये तस्वीर वाला बटुआ दिलबर सिंह का था तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी पुरस्कार गुमशुदगी के बाद वापस आ गया है और उसने अपनी मंगेतर के ख्वार होने का बदला लेने की खातिर रघुवीर सिंह के दोनों बेटों को कत्ल किया है। मैंने थाने के सैन में खड़े खड़े मुहर्रिर से कहा कि इस जेब कतरे के साथ 2 कांस्टेबल मेरे साथ करो, हमने टांगों के अड्डे की तरफ जाना है। मैंने जेब कतरे को झंझोड़ा। बटुआ तुमने कब निकाला था? वो बोला, कल सुबह सवेरे ही निकाला था, और जिसका था वो बड़ा होशियार था। मैंने अपना हुलिया बदल रखा है, पर लगता है कि वो मुझे पहचान चुका था, इसलिए कि मैं भी इसी के गांव का रहने वाला हूँ और वो भी देखा भाला लग रहा था। वो जानबूझकर मुझे मौका दे रहा था कि मैं इसकी जेब काट लूँ। ऐसा शिकार देखकर तो हमारे हाथ में खुजली होने लगती है, जो खुद ही मौका भी दे रहा हो। बहरहाल मुझे शक नहीं था कि वो दिलबर ही है, लेकिन यकीन हो गया था। मैंने इसे पूछ लिया कि तुम दिलबर हो? उसने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगा कि बड़ी देर बाद मिले हो, गांव का हाल वगैरह बताओ। वो मुझे टांगों वाले अड्डे में जीरे के होटल में ले गया और खाना लाने का कहा। जब हम होटल के अंदर जा रहे थे तो मैंने देखा कि थोड़े फासले पर एक फौजी जीप खड़ी हुई है जिसमें सफ़ेद कपड़ों में दो और आदमी भी बैठे हुए थे जो हुलिये से सिक नहीं थे। दिलबर ने इन आदमियों की तरफ हाथ हिलाकर इशारा किया और होटल के दरवाजे पर रुक गया। दोनों जीप से उतरकर आगे बढ़ गए। इनमें से एक ने उसको कहा कि दोनों जीप से उतरकर आगे बढ़े तो दिलबर ने इनमें से एक से कहा कि सुबह दिन चढ़ने से पहले यहीं आ जाना। वो आदमी बोला, ठीक है, तुम भी ध्यान से काम करना। दिलबर मुझे होटल में ले गया और फिर हम खाना खाने लगे। खाने के बाद मैं पैसे देने का ख्याल करके जेब में हाथ डालने लगा। थोड़ी ही देर पहले मैंने एक आदमी की जेब साफ की थी।
दिलबर ने मुझे पैसे न देने दिए और बटुआ निकालकर मुझसे कहने लगा कि मैं ज़रा हाथ साफ कराऊं, तुम इसमें से पैसे निकालो। बस जी, वहाँ ही मुझसे गलती हो गई। वो गुस्साखाने में जाकर वापस आ गया और मुझे गर्दन से पकड़कर मारने लगा। इसका बटुआ मेरे हाथ में था। लोग जमा हो गए और वो मुझे इनके हवाले करके खुद वहाँ से निकल गया। इन आदमियों में से एक ने मेरा बाजू पकड़ा और यहाँ थाने छोड़ गया। हैरान हूँ कि आखिर दिलबर को मुझसे क्या दुश्मनी थी और मुझे उसने अंदर ही कराना था तो बटुआ क्यों मुझे दे गया। शायद वो सबूत मेरे पास रखना चाहता था। जो बात इस जेब कतरे की समझ में नहीं आ रही थी, मैं समझ चुका था। दिलबर यहाँ वारदात करने आया था। टांगों के अड्डे पर इसने इस जेब कतरे को पहचान लिया। दिलबर को याद था कि शायद ये दुश्मनी जानता है, इसलिए रघुवीर सिंह को न जाकर बता दे। इसलिए उसने निहायत चालाकी से इसे थाने भिजवा दिया और रात को वारदात कर गया। मैंने मुहर्रिर से कहा कि जेब कतरे को हवालात में बंद कर दो। अगले दिन मैं अमृतसर छावनी जा पहुंचा। जेब कतरे के बयान से मुझे मालूम हो चुका था कि ये दिलबर के साथी एक फौजी जीप में थे। इन दिनों किसी आम आदमी के पास जीप का क्या काम। आजकल तो फौजी विंग की जीपें भी आम आदमी के पास नजर आ जाती हैं। इन दिनों इसका सवाल ही नहीं था। छावनी में किस यूनिट में जाना है कुछ अंदाजा नहीं था। बिलाल शाह ने कहा कि उसका एक वाकिफकार सिपाही है, वो अटारी का ही रहने वाला है। अमृतसर छावनी में ही पैदल फौज की बारिकों में रहता है। हम उसके पास आ गए। ब्रिज में उसकी माँ की बहन रहती थी और वो अक्सर वहाँ जा चुका था। हमने उसे ये नहीं बताया कि हम किस काम से आए हैं। बिलाल शाह ने सिर्फ उससे मिलने का बहाना किया था। बातों बातों में उसने बताया कि अटारी के बहुत से जवान इसी छावनी में हैं और ब्रिज का दिलबर सिंह तो इसकी यूनिट के मेजर का ड्राइवर है जीप का। मैंने इससे यूनिट का पता पूछा और मेजर का नाम बातों बातों में मालूम कर लिया। मेजर मुसलमान था, पोटोहार के इलाके का रहने वाला था, जो कि बहुत ही मशहूर जगह थी। इस सिपाही ने हमारी बड़ी मेहमान नवाजी की और बाहर अड्डे तक हमें छोड़ने आया। जो हमने उसे अंधेरे में रखा, वो अड्डे से गया और हम वापस छावनी पहुंच गए। इस यूनिट का दफ्तर बंद था। पता चला कि मेजर साहब टेनिस कोर्ट में मिलेंगे। एक सिपाही हमें राह दिखाने साथ हो गया। टेनिस कोर्ट में मेजर से मुलाकात हुई। मैंने अपना तारुफ कराया और पूरी बात बताने के बाद शक जाहिर किया कि दिलबर वारदात करके दोबारा ड्यूटी पर हाजिर हो गया है। टेनिस कोर्ट के किनारे पड़ी कुर्सियों पर हम लोग बैठ गए। बेरे ने मेजर के सामने पानी ला के रखा और पसीना खुश्क करने के लिए तौलिया दिया। मेजर ने तौलिए को एक बार अपने मुंह पर फेरा और फिर यकायक गुस्से में आकर जमीन पर दे मारा और मेरी तरफ चेहरा करके कहने लगा, खान साहब, दिलबर वारदात के लिए गया था या नहीं? पर वो मर्द आदमी है और मर्द ही ये काम करते हैं। मेजर का रवैया बड़ा फिरौनी किस्म का था। तकसीम से कब्ल फौजी अफसर खुद को बड़ी अच्छी तरह पुलिस के मुकाबले में आला समझते थे। मैंने खुद पर काबू रखते हुए कहा कि मेजर साहब, मुझे कमज़ोर ख्याल ना करें। सवाल ये था कि मुझे छावनी के कमांडिंग ऑफिसर के पास जाना चाहिए था। वो खुद ही तहकीक करके पता चला था। फिर मैंने सोचा कि चलो आपसे ही बात कर लूं, लेकिन आप सीधी तरह बात ही नहीं कर रहे तो मैं कमांडिंग ऑफिसर से बात कर लेता हूं। मैंने अंधेरे में ही तीर चलाया था। कमांडिंग अफसर के पास जाना होता मुझे तो पहले मैं बाकायदा एफआईआर को दर्ज कराता, फिर अपने एसपी तक कागजी कार्रवाई पहुंचाता, फिर फौजी अफसर तक बात जाती और इंक्वायरी के बाद ही दिलबर को हमारी तहवील में दिया जाता। लेकिन मेजर मेरी बातों में आ गया। कहने लगा कि ठीक है, आपका शक सही है, यह भी तो देखें कि इसके साथ कितना बुरा हुआ है। क्या वो जुल्म करने वाले को यूं ही छोड़ दे? मैंने मेजर से कहा कि हम इस मौजू पर फिर कभी बहस कर लेंगे, मुझे दिलबर से मिलवाएं। मेजर ने इसी बेरे से कहा कि जाओ ड्राइवर को उसके क्वार्टर से लाओ। बेरा चला गया और हम इधर उधर की बातें करने लगे। बेरा कुछ देर बाद ही वापस आया, लेकिन दिलबर के बगैर। उसने बताया कि दिलबर का क्वार्टर खाली पड़ा है, ऐसा लगता है कि वो यहाँ से भाग ही गया है। मैं समझ गया कि मेरे साथ ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। आजकल तो पता नहीं क्या हाल है, लेकिन तकसीम से पहले की बात यह है कि जिन फौजी सिपाहियों की अपने इलाकों में दुश्मनियां होती थी, वो खुद या इनके घर वाले इन्हें फौज में भर्ती करवा देते थे ताकि वो इलाके से निकल जाएं और उनकी जान भी महफूज रहे। जिस तरह वो मेजर दिलबर सिंह की
तरफदारी कर रहा था। इससे मेरा यकीन हो गया कि दिलबर सिंह गांव से गायब होकर फौज में भर्ती हो गया है। इस मेजर का ड्राइवर था। इसने मेजर को अपनी मजलूमियत की कहानी सुनाई और उसने हमदर्दी में उसका पूरा साथ दिया। ये भी हो सकता है कि उसने यूनिट में इसे हाजिर दिखाया हो और उसे वहां से खिसका दिया हो कि जाओ वारदात करके वापस आ जाओ। इससे पहले कई ऐसी वारदातें हो चुकी थी कि फौजी जवान रात को बैरकों से निकला और अपने मुखालिफों को ठिकाने लगाकर सुबह यूनिट में वापस आ गया। इसके साथी और अफसर इसे तोहफा देते थे। फौजी सीधे और बाउसूल होते हैं। वो कानूनी चक्कर में पड़कर इंसाफ नहीं मांगते, बल्कि जुल्म करने वाले के अंदर अपने हाथ से गोली उतार देते हैं। जेब कतरे ने बताया था कि दिलबर के साथ फौजी जीप में 2 और आदमी थे। वो यकीनन इसके साथी होंगे। हो सकता है कि मेजर को भी पता हो, लेकिन मैं कागजी कार्रवाई के बगैर कुछ नहीं कर सकता था। मैं और बिलाल शाह वहां से निकले और मैं सीधा एसपी के पास पहुंच गया। कुछ देर इंतजार करवाने के बाद उसके दफ्तर में जाने की इजाज़त मिली। एसएसपी राम सक्सेना बड़ा सख्तगीर अफसर था। इलाके के थानेदारों को ज़ाती तौर पर जानता था और यही इसकी अच्छी अफसरी का राज था। मैंने सलाम किया। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया और रस्मी बातों के बाद मैंने तमाम कहानी उसके सामने खोल कर रख दी। वो सोच में पड़ गया और फिर फ़ोन उठाकर फौज के एरिया कमांडर से बात करने लगा। तकसीम से कबल फ़ोन की ये सहूलत बड़े बड़े अफसरों तक ही महदूद थी। फ़ोन बंद करके एसएसपी ने कहा कि मुझे रिपोर्ट मिल जाएगी, तुम इस कत्ल की पूरी तफ्तीश करो। तुम पर कोई दबाव हो तो मुझे बताना। फिर वो मुस्कुराया। तुम वैसे भी जिम्मेदार आदमी हो। मुझे पता है कि तुम वही करते हो जो तुम्हारे दिमाग में आती है। मैं उठ खड़ा हुआ और उसे सल्यूट किया और हम वापस अपने थाने आ गए। मुझे ये तो यकीन हो गया था कि दिलबर छावनी में नहीं। उसने जो काम करना था करके अब फरार हो चुका है। देखना यह था कि वो कहाँ गया है। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि इसे ज़मीन के अंदर से भी निकाल लूँगा। वो पुलिस के लिए भी मफरूर था और खुद फौज के लिए भी भगोड़ा था। मैंने दिलबर सिंह के घर के बाहर मुखबिर लगा दिए और रघुबीर और बलवंत कौर के इश्क के बारे में बताने वाले मुखबिर से कहा कि दिलबर के रिश्तेदारों की टोह लगाए। मेरा तजुर्बा है कि ऐसे मफरूर होने वाले मुजरिम अपने किसी न किसी रिश्तेदार से ज़रूर राब्ता करते हैं और किसी से मिलने भी ज़रूर आते हैं। दिलबर सिंह ने छावनी से भागने के बाद पहला राब्ता अपने चचा हरी सिंह से किया। मुखबिर बहुत चालाक था। उसने मुलाकात का वक्त तक मालूम कर लिया था। ये मुलाकात रात के वक्त वीरान खूह पर होना थी और इसके मिलने का वही दिन था जिस दिन मुखबिर इतला लेकर आया था। शाम ढलते ही मैं और बिलाल शाह देहाती हाल में इस खो के वीरान कजावे के साथ वाली फसल के खेत में जा छुपे। लेकिन अभी फसल इतनी ऊंची नहीं हुई थी कि बैठा हुआ आदमी भी नजर आ जाता था। इसीलिए हम फसल के अंदर नीम दराज थे। काफी अंधेरा होने के बाद एक आदमी इस खूह के कजावे की तरफ बढ़ा। मुखबिर को मैंने अपने मुखालिफ वाले खेत में लिटाया हुआ था। वो जानवर की तरह होशियारी से इधर उधर देखकर एकदम अंदर दाखिल हो गया। मैं और बिलाल शाह अपनी जगह से उछले और छलांगे मारते हुए कजावे की टूटी हुई ईंटों वाले दरवाजे में घुस गए।